सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए हम अपने आप में आपके संबंधों को देख पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स मध्यस्थ दर्शन की एक नए लेक्चर नंबर 8 को लेके उपस्थित हूं। इस लेक्चर में हम मानव के जीने के 4 आयाम अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले हम आपके सम्मुख पुराने लेक्चर से भी हम आपको जोड़ने का प्रयास किए करेंगे और जहां से मैंने पिछले लेक्चर को समाप्त किया था वहीं से एक नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने सबमर्जेंस के विषय में, संपृक्तता के विषय में कहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक और प्रकृति दो तरह की वास्तविकता है और दोनों अस्तित्व में है, स्पेस है और यूनिट्स है। और स्पेस और यूनिट के विषय में जो संबंध बताता है वह सबमर्जेंस है। जो को रिलेशन बनाता है, जो सहअस्तित्व बनाता है, वह जो है सबमर्जेंस है। इसमें जो है प्रकृति मतलब यूनिट, मटेरियल, सत्ता मतलब स्पेस, एक दूसरे से इंडिविजुअल है, अलग हो ही नहीं सकते, ऐसा मैंने बताया था। एक का अस्तित्व बिना दूसरे के नहीं है। ये जितने मटेरियल है वो स्पेस में है या स्पेस जो है में मटेरियल है, एक दूसरे से सह संबंध में है, कोरिलेशन में है, अंतर संबंध में है। इनके बीच अपृथक संबंध है। व्यापक वस्तु किसी इकाई के बाहर भी है, उसकी सीमा है और उसके अंदर है। कहने का मतलब जो स्पेस है वह स्पेस मटेरियल के अंदर है, मटेरियल की सतह पे है और मटेरियल के बाहर भी है। जो मटेरियल की इंटीरियर में, मटेरियल के एक्सटीरियर में और मटेरियल की सरफेस की बात किया था, उसको मैंने कहा था कि यह प्रकृति सत्ता में डूबी मतलब बाहर होना, घिरी सीमा पर होना और अंदर भीगी हुई है। यह वास्तविकता है और सत्य है। दिस रियलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेचर बीइंग इमर्स्ड, बाउंडेड एंड परवेडेड इन स्पेस। इस डूबे, घिरे और भीगे को एक साथ मिलाकर सेचुरेटेड होना कहा गया, सबमर्ज होना कहा गया, संतृप्त होना कहा गया। अर्थात प्रकृति सत्ता में संतृप्त है, सेचुरेटेड। सत्ता कौन है? सत्ता है स्पेस। भीगी होने का तात्पर्य, भीगी होना मतलब डूबा होना। देखें, भीगा होना मतलब अंदर होना, डूबा होना माने बाहर होना और घिरा होना माने सीमाओं में होना। तो इस डूबे, घिरे और भीगे होने के साथ मिलाकर संतृप्त होना कहा गया। अर्थात प्रकृति सत्ता में संतृप्त है। भीगे होने का तात्पर्य जो है
प्रकृति की इकाइयों में क्रियाशील ऊर्जा संपन्न होने से है, और घिरी होने का तात्पर्य व्यवस्थित नियंत्रित होने से है, और डूबी होने का मतलब परस्परता में एक दूसरे के साथ संबंधों को पहचानना और संबंधों का निर्वहन करना होता है, और ऐसा करते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी होना है। इसका मतलब प्रकृति में इस सत्ता में जितनी भी मटेरियल है, जितनी भी इकाइयां हैं, सब अपने संबंधों को जानते हैं, समझते हैं, और उन संबंधों को निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये व्यापक सत्ता को साम्य ऊर्जा के रूप में पहचाना गया। सत्ता का मतलब फिर से समझे, स्पेस, शून्य। इसमें ऊर्जा का समान वितरण है, इसमें ऊर्जा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम एनर्जी है। इसका मतलब होता है कि हर जगह समान रूप से हर प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध है। किसी भी इस पूरे स्पेस में जहां जहां भी मटेरियल इकाई पाया जा रहा है, उन सभी इकाइयों को कार्य क्रियाशील होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है यहां उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अभाव नहीं है। इसके लिए कोई भी इकाई दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं है, जिसका मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। देखिए, इस पूरी प्रकृति में मानव भी एक इकाई है। जैसे हर इकाइयों की अपनी विशेषता है, जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन की अपनी विशेषता है, ऑक्सीजन की अपनी विशेषता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी विशेषता है, डायमंड की अलग विशेषता है, कोयले की अलग विशेषता है, पेड़ की अलग विशेषता है, एक पर्टिकुलर प्रकार का एक पेड़ की अलग विशेषता है, जानवरों में की अलग विशेषता है, एक पर्टिकुलर जानवर की अलग विशेषता है। इसी प्रकार से मानव की भी एक इनेटनेस क्वालिटी है। मानव की जो फंडामेंटल क्वालिटी है वो अंडरस्टैंडिंग की, अंडरस्टैंडिंग एंड टू लिव अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग। समझना और समझ के जीना इसका मूलभूत प्रवृत्ति है, क्योंकि समस्त इकाइयों में सुख और समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना मानव के लिए है। तो इस प्रकृति में मानव को ही समझना क्या है इसका व्यवस्था, और उसको समझ के उसमें जीना, यह उसका फंडामेंटल कैरेक्टर है। मानव में इस प्रवृत्ति की समझने की जिज्ञासा भी है, क्षमता भी है और संभावना भी है, और किसी इकाई में नहीं है। प्रधान रूप से मानव ही इसको जानने, समझने और इस व्यवस्था को में जीने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। जब वह ऐसा करता हुआ सफल होता है, तब वह सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव में जाता है, और जब जब वो ऐसा नहीं कर पाता है, तब तब वह दुख की अवस्था में जाता है। इसलिए जो समझना है वह मानव का फंडामेंटल जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता है, और जब जब ऐसा वो नहीं कर पाता है, तब तब वो दुखी होता है। और जब जब हम समझकर न जीने की प्रक्रिया में सिर्फ मान्यताओं, प्री कंडीशनिंग, सुनी सुनाई बातों और एजम्पशंस के आधार पे जीते हैं, तो हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाता है, और कई बार हमारे द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए दुख पैदा करने वाला हो जाता है। हम करना तो अच्छा चाहते हैं, अच्छा नहीं हो पाता है। यह तभी नहीं हो पाता है जब मेरे अंदर समझ का अभाव होता है, और हम जैसा करना चाहते हैं, जो हमारी मूलभूत प्रवृत्ति है, वैसा हम नहीं कर पाते हैं।
अब चूंकि मानव को ही हमने बताया इस मध्यस्थ दर्शन में कि इसको ही समझना और समझने के अनुसार जीना इसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस पूरी जीने की प्रक्रिया के 4 डायमेंशंस हैं। ये 4 डायमेंशंस जो है वो रियलाइजेशन है, थॉट है, बिहेवियर है और वर्क है। अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, व्यवसाय। देखिए इन सब में जो पहली 2 चीजें अनुभव और समझ, पहला जो है अनुभव, एक्सपीरियंस या अंडरस्टैंडिंग, इसको सही सही समझ पाना, जो जैसा है जिस रूप में है उसके विज्ञान को यथावत समझ पाना और देख कि अब इकाई है क्या, किस लिए है, ये इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या उपयोग है। इसको जानना, समझना और उसके विषय में सही सही उत्तर को प्राप्त कर पाना, देख पाना। देखिए अब इन जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझने में अनंतर हमें खुद को कैसे व्यवस्थित करना है और बाकी इकाइयों के साथ कैसे व्यवस्थित होकर जीना है, विचार करना इसके लिए। क्योंकि मुझे ही सुख और समृद्धि की निरंतरता का भाव चाहिए, मुझे ही सुख में जीना है। और जब जब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तब तब मैं दुखी हो जाता हूं। तो मुझे दूसरी मानव इकाइयों के साथ, इसका मतलब व्यक्ति एक के साथ, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ कैसे संबंधों में जीना है, हमारी भूमिका क्या है, उसकी स्थिति परिस्थिति का सही सही आकलन कर पाना, विश्लेषण कर पाना और इस मानवीय व्यवस्था को समझ पाना, मानवीय परंपरा को समझ पाना और उसके अनुसार जी पाना। इसके लिए जो करना पड़ता है उसको विचार करते हैं। पहला चीज है अनुभव, दूसरा चीज है विचार। जब ऐसा विचार करते हुए हम ये समझ पाते हैं कि मेरी भूमिका क्या है, तो जब हम किसी एक व्यक्ति के साथ, अपने परिवार में, समाज में, देश में या विश्व में दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध पूर्वक तृप्ति के भाव में, सुख के भाव में, सुख की निरंतरता के भाव में जब हम व्यवस्थित होकर जीना जाते हैं, तब मानव मानव संबंधों में इसको व्यवहार कहा जाता है। कि मेरा परिवार के साथ क्या हमारा महत्व है, क्या मेरा उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए संबंध के भाव में, तृप्ति के भाव में जी सके, सुख के भाव में, तृप्ति की निरंतरता के भाव में जी सके और दूसरे मानव के साथ मिलकर शेष प्रकृति मतलब मानव इकाई को छोड़ के दूसरी सजीव निर्जीव समस्त इकाइयों के साथ कार्य करते हुए उत्पादन कर पाना। इसलिए उत्पादन कर पाना कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी उसके पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए जिन जिन फिजिकल फैसिलिटी, सुविधाओं की जरूरत है, उसको जानना, समझना और उसका उत्पादन कर पाना, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, इसको कार्य व्यवसाय कहते हैं। तो मानव जीवन के जो 4 आयाम है, उसको जानना, समझना और जीना इसके संबंध में है। तो कार्य व्यवसाय यह है। इसके बाद चारों कोरिलेशन ऑफ 4 डायमेंशन, इन चारों डायमेंशनों का क्या महत्व, चारों डायमेंशन को एक बार देख ले। अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य। परस्परता में, व्यवहार या व्यवसाय में
हम जो भी करते हैं उसका निर्णय पहले हमारे विचार में होता है, और विचार के मूल में हमारी समझ या उसमें के अभाव में मान्यताएं होती है। जैसे व्यवहार और कार्य के लिए जो भी चीजें हम करना चाहते हैं उसके लिए कंटेम्पलेशन, सोचते हैं, विचारते हैं। अगर विचार में वैज्ञानिक आधार है, सत्यता है, और जो जिस रूप में उसी रूप में समझ पाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बिना जांचे परखे मान्यताओं के आधार पे, assumptions के आधार पे जब हमारी समझ है, अगर समझ नहीं है तो मान्यताएं और प्रीकंडीशनिंग है। और समझ के आधार पे अगर हम विचार करें, समझ, विचार के आधार, व्यवहार, समझ, तो इसके व्यवस्थित होने के स्वरूप में मतलब ये हुआ कि जब हम सोचें, समझें, जाने, प्री कंडीशनिंग में नहीं, जो भी चीजें हम सुनते हैं उसको सहज स्वीकृति के आधार पे जांचे परखे, जब जिस रूप में हो, जैसा हो, उसके उसी मूल रूप में कार्य करें, उस हिसाब से जिए। तब हम समझ और के आधार पे विचार, समझ, और विचार के आधार पे व्यवहार, और समझ और विचार व्यवहार के आधार पे कार्य। देखें क्या रिलेशन है, समझ के आधार पे विचार, जो भी थॉट हो दैट इज बेस्ड ऑन समझ, ज्ञान, ज्ञान के आधार पे, assumptions के आधार पे नहीं। जब समझ के आधार पे विचार है तो समझ और विचार के आधार पे दोनों को मिला के तब दूसरे के साथ व्यवहार, फिर ये तीन चीज मिला लो, समझ, विचार, व्यवहार के आधार पे तब किसी के साथ कार्य, तब जो कार्य होगा वो व्यवस्थित होगा, व्यवस्था के आधार पे चलेगा। और इन चारों आयाम से जो है इसको ठीक ठीक सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्थित होने के लिए क्रमशः सत्य के अनुभव, न्याय का अनुभव, विचार में समाधान, व्यवहार में न्याय, और कार्य व्यवसाय में नियम कहलाता है। देखिए जब जब मैं आपसे मुखातिब होता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में हूं, तो तब हमको सत्य, न्याय और धर्म को समझना पड़ेगा, सत्य के अनुभव होना पड़ेगा, विचार में समाधान होना पड़ेगा, न्याय समझना पड़ेगा संबंधों में, तब कार्य हो पाएगा। इसके लिए चार चीजों को समझना है, नियम, ला क्या है, न्याय क्या है, समाधान क्या है, और सत्य क्या है। तो इन सब में नियम को समझने के लिए चल रहे हैं। नियम समझने के लिए इस प्रकृति के विभिन्न इकाइयों के बीच क्या संबंध है पहचानने के लिए। जैसे मैं चार चीजों का नाम ले रहा हूं, मानव, मनुष्य, एक जानवर में मैं ले रहा हूं गाय, पेड़ में ले रहा हूं आम का पेड़, और प्रकृति में ले रहा हूं नदी को, पदार्थ में। तो मानव, गाय, आम, पेड़, इन चारों इकाइयों में क्या संबंध है, क्या विज्ञान है इसका, इनके बीच परस्परता में क्या संबंध है, और उन संबंधों को वो कैसे निभाते हैं। आम का पेड़ पड़ता है, छाया देता है, फल देता है, और हमको जो है जो लकड़ी देता है उसको ट्रिम वगैरह करके अपना खाना बना सकते हैं, अपने लिए घर बना सकते हैं। तो उन संबंधों को निर्माण करने के लिए गाय हमें क्या देती है, नदी हमें क्या देती है, मुझे क्या देना चाहिए, इसका क्या नियम है। इस विभिन्न इकाइयों के बीच परस्पर पूरकता के संबंध को पहचान पाने से है। तो जो उसके संबंधों को समझना और नियम है, ठीक है। और न्यायपूर्ण, फिर न्याय की बात आती है। न्यायपूर्ण व्यवहार की पहचान यह है कि हम परस्परता के साथ साथ आश्वस्तिपूर्वक जीते हुए अपेक्षित भाव और आचरण के साथ एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं। न्याय मतलब होता है संबंधों में न्याय, एक मानव मानव संबंधों में न्याय, तृप्ति के भाव में दो लोग जीते हुए एक दूसरे के साथ तृप्ति के भाव से जिए, संबंधों में संबंधों का निर्माण करते हुए
तब कहा जाता है कि संबंधों में न्याय सुनिश्चित कर पाए, और तभी तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो न्याय पूर्ण व्यवहार की पहचान है कि हम परस्परता के साथ साथ आश्वस्ति पूर्वक जीते हुए अपेक्षित भाव एवं आचरण को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं, एवं इस आधार पर उभय तृप्ति का के भाव एक दूसरे में दिख पाते हैं। देखिए, अब विचार में समाधान का तात्पर्य, नियम हुआ, न्याय हुआ, तो समाधान रेजोल्यूशन क्या है? ये रेजोल्यूशन जो है, विचार में समाधान का तात्पर्य रियलिटी को, वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मानव लक्ष्य की पूर्ति में हर स्थिति परिस्थिति में कैसे जीना है, इसका उत्तर अपने पास होने से है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी परिस्थितियां, ऋतुएं बदले, परिस्थितियां बदले, समय बदले, किन्हीं भी परिस्थितियों में कैसे जीना है, उसको जीने का उत्तर मेरे पास हो, इस तरीके से मैं जीऊंगा। यह कहा जाता है कि रेजोल्यूशन है, समाधान है। मैं कैसे, जाड़े में कैसे जीना है, गर्मी में कैसे जीना है, बरसात में कैसे जीना है, बसंत में क्या जीना है, सबके साथ तृप्ति के भाव में कैसे जीना है, किस तरह से परस्पर संबंधों में करना है, यह जो है, अगर इसके विज्ञान को समझ जाए, इसकी मैकेनिक्स को समझ जाए, इसकी केमिस्ट्री को समझ जाए, तब हम समझ पाएंगे कि हम समाधान को समझ पाए हैं मध्यस्थ दर्शन के अनुसार। सत्य में अनुभव लास्ट में दिया है, लॉ, जस्टिस, रेवोल्यूशन एंड ट्रूथ। सत्य में अनुभव वास्तविकताएं जैसी है। क्या है सत्य? जो जैसा है और जिस रूप में है, उसको उसी रूप में देख पाना, यह सत्य के दर्शन है। ट्रूथ इन रियलाइजेशन मीन्स is to able to see the reality as they are, as it is. अब इन सिद्धांतों में सत्य, समाधान, न्याय और नियम के आधार पर मानव, अगर मानव के रूप में संबंधों में तृप्ति के भाव में जीना जाता है, तो सत्य, समाधान, न्याय और नियम, इनको जानना बहुत जरूरी होगा। बिना इसके जाने वह मानवीय परंपरा में, मानव संबंधों में तृप्ति के भाव में नहीं जी पाएगा। फिर जब वो ये जान गया, तो समझ एवं जीना, तब अंडरस्टैंडिंग और लिविंग का काम आ जाता है। तो मानव के लिए नियम, न्याय और समाधान, सत्य में स्वयं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब वो आदमी, जानने से कुछ नहीं होगा, बार बार मैं कहता हूं, जानकर उसमें जीने से सुख की प्राप्ति होगी। मैं ही जान रहा हूं, लेकिन मैं नियम पूर्वक नहीं रहूंगा, इन सबके अनुसार नहीं जीऊंगा, तब मैं सुख की अवस्था में नहीं जा सकता। तो मानव के लिए नियम जो है, लॉ, जस्टिस, रेजोल्यूशन एंड ट्रूथ, इनमें स्वयं को जानना और अपने अंदर सुनिश्चित करना और उसके अनुसार जीना, तब हम जागृत और समझदार मानव के रूप में जाने जाते हैं। तब मानव मैं कहलाऊंगा, वरना मेरा ढांचा मानव का होगा, लेकिन कार्य जानवर का। अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, तो ज्ञान की कमी में ये सिद्धांत सार्वभौमिक और सर्वकालिक होते हुए भी हमारे जीने में नियम, जो जीने के नियम है, यह यूनिवर्सल है। यह देश काल परिस्थितियों के बदलने पे बदलने वाला नहीं है, समय के स्पेस, तो ये सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। दिस इज यूनिवर्सल एंड परपेचुअल। अगर मेरे अंदर नहीं है, समझ के ज्ञान नहीं है, तब ये सिद्धांत सही होते हुए ब्रह्मांड में नहीं समझ पाया, तो मैं उसके हिसाब से जी नहीं पाता हूं और दुख के भाव में ही रह पाता हूं। देखिए, संतृप्तता में मानव की व्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ सबमर्जेंस इन ह्यूमन, बहुत ध्यान से देखिए इस बात को। समझ पूर्वक जीने के आधार पर ही, मतलब ज्ञान के आधार पर
हम स्वयं को व्यवस्थित या नियंत्रित करते हैं। तब हम परस्परता में हमारा पहचानना, निर्वहन करना, मैं अपने संबंधों को समझता हूँ, संबंधों को निभाता हूँ, और संबंधों को निभाते हुए मैं संतृप्ति और तृप्ति के भाव में आपके साथ जी पाता हूँ। ऐसा करते हुए मैं स्वयं भी सुखी होता हूँ और दूसरों के सुख होने से मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है, जिसे मैं तृप्ति का भाव कहता हूं, मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान के भाव में न तो हम पूरी तरह व्यवस्थित होते हैं और न ही समझ, जब हम ठीक नहीं रहेंगे, हम मानसिक रूप से बीमार रहेंगे, तो हम ये मानव परंपरा में जो मेरी भूमिका है, मानवीय व्यवस्था में, मानवीय ट्रेडिशन में, ह्यूमन ट्रेडिशन में हमारी जो भागीदारी है, उसमें अपनी भागीदारी को हम ठीक ठीक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसा करते हुए हम दुख की स्थिति में चले जाएंगे। देखिए, जाने और समझे, यह देखना, जानना और समझना ही मानव का पुरुषार्थ है। संतृप्तता के व्यक्ति की तहत क्रियाशीलता, नियंत्रित होना और परस्परता को पहचानने और निर्वाह करने का कुछ अंश हर मानव में होता है और कुछ शेष में रहता है। मानव का ये फंडामेंटल कैरेक्टर है कि पूरी मानवीय व्यवस्था को समझे, जाने, परखे और उसके अनुसार अपने को ढाले और उसमें जिए, सत्य को समझे, न्याय को समझे, धर्म को समझे, और मानव संबंधों की जीने का रास्ता क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, उसके अनुसार उसको समझे और उसमें जिए, और तब वो अपने को मानव कह पाएगा। और सब जान लेना एक संपूर्णता है। इसका संपूर्णता में प्रकटन समझ की क्रिया में स्वयं को सुनिश्चित होने का पर ही आधार होता है, और जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम जितना चीजों को समझना होते जाएंगे, हम उतने ही सुख, शांति, संतोष की अवस्था में अपने को छिपाते पाएंगे। हमने कहा ना, तभी मानव पर पाएगा, तभी वो पुरुषार्थी है, तभी जो काम करेगा वह कार्य योग्य होगा। तो इस पूरी लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम मानवीय परंपरा में जीने के लिए, जो मेरा टॉपिक था, एक बार देख लें कि मानव के जीने के जो 4 आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, इसमें जीते हुए जो मानव के 4 आयाम थे, और उस आयाम को प्राप्त करने के लिए नियम, न्याय, समाधान, सत्य के विषय में जानने का प्रयास किया है। हमने कहा है कि जो मानव इकाई है उसमें जिज्ञासा है, क्षमता है समझने के लिए और मानवीय प्रवृत्ति में जीने के लिए। इसके लिए जो 4 आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, इसको करने के लिए आदमी के अंदर जो है उन 4 जो है नियम, न्याय, रेजोल्यूशन और सत्य, इनको जानना जरूरी है। देखिए, इस सारे लेक्चर को समझने के लिए ध्यान से देखिए। मैं आपको गृहकार्य भी दे रहा हूं कि अपने अंदर, अपने जीने में जांच कर देखें कि ये 4 आयाम आपके अंदर है कि नहीं, किस वरीयता में है। दूसरा जो होमवर्क है, give some example to show the activity, self-organization, recognition and fulfillment within yourself as an expression of the submergence। इन दोनों के विषय में देखें, जाने, समझें और कुछ उदाहरण दें। देखिए, मिलेंगे फिर आपसे एक अलग लेक्चर में। जब जब मैं आपसे
इन बातों को कहने आता हूं तो मैं अपने अंदर आपकी उपस्थिति को पूर्णतया महसूस कर पाता हूं। मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि इस मानव दर्शन को सही सही और स्पष्ट शब्दों में आप तक पहुंचाऊं। आपके हृदय में के भाव ही मेरी सफलता का राज है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक सभी को नमस्कार।